गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो है वो एनुअल एग्जाम के रिगार्डिंग जो रिवीजन है वो शुरू कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर तो इसके बाद ही शुरू होगा। इसके बाद हम मतलब सारे सारे चैप्टर तो नहीं करेंगे, सिर्फ 6th चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इसका बेसिक आपने अभी अभी पीछे क्लास में पढ़ा है ना। तो इसलिए इसको हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे, इसका एक एक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बाकी चैप्टर के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। बाकी चैप्टर्स के हम बेसिक बेसिक और जो आपके जो मतलब हाँ बेसिक ही उसके पढ़ पाएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक हम कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे पिछली क्लास में, लेकिन टाइम हो चुका था। तो इस क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत समझ तो लिया था, पर अभी इसको फिर से शुरू करते हैं। पहले इसकी आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक आकृति कुछ इस तरह से दी गई है। एक रेखा है जिसका नाम है POQ, और इसके ऊपर जो है वो लंब गिर रहा है किसका? तो रेखा सॉरी किरण OR का, और यहां से एक जा रही है जिसका नाम है OS। ठीक है, तो पहले इनके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है O, इसका नाम है S, और ये है R। और RO या फिर OR जो किरण है वो लंब या फिर लंबवत रेखा है किसके ऊपर? POQ के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो जो कोण है ROQ वो 90 डिग्री का है। मुझे आप इतना बता दीजिए कि कोण ROQ के साथ RQ नहीं OQ ही है, इसके साथ रैखिक युग्म कौन बना रहा है? कौन सा कोण है जो इसके साथ रैखिक युग्म बना रहा है? उसका नाम बता दीजिए। इस वाले कोण के साथ कौन सा कोण रैखिक युग्म बना रहा है? ROP, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो जो कोण है जिसका नाम है ROP, ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इनका जो सम है, इनका जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। अगर ये जो आपका कोण है ROQ ये अगर 90 डिग्री का है, तो कोण ROP कितने डिग्री का होगा? 90 का ही, ठीक है। तो दोनों जो है वो कितने कितने डिग्री के? अगर ये 90 का है तो कोण ROP को देख लीजिए। ROP जो कोण है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, यहां से यहां तक। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है इसको हम कहेंगे ये कोण है ROP नाम का। तो ये भी कितने डिग्री का होगा? तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इस कोण ने इस कोण के साथ मिलकर के रैखिक युग्म बनाया। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का ही होगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो इसको हम भूल गए, अभी के लिए हमने इसको भूल गए, इसको हमने नहीं देखा। हमने बस यहां से यहां तक जो कोण बन रहा था उसको देखा, यहां से यहां तक जो कोण बन रहा है उसको देखा। हमने देखा कि ये तो मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अगर ROQ 90 डिग्री का है तो जो कोण होगा ROP वो भी 90 डिग्री का ही होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि जो कोण है ROQ, उसमें जब आप जोड़ेंगे कोण ROP को तो 180 डिग्री के बराबर वो आएगा, जिसमें से ROP हमें नहीं पता कितने डिग्री का है, लेकिन हमें पता है कि ROQ जो है वो 90 का है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 90, और बराबर है 180 ऐसे का ऐसा। और कोण ROP जो है, या इसको POR भी आप कह सकते हो, वो 180 माइनस 90, और ये जो है आपके पास कितने डिग्री का आ गया? ये आपके पास जो है वो 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, ROP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या गया है? तो पूछा आपसे ये गया है कि आप ये प्रूव कीजिए। ठीक है, सिद्ध करने को अगर आपको कहें तो ये आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि सिद्ध करो, जो मैंने रेड से लिखा है वही सिद्ध करना है, कि जो आपका कोण है ROS वो बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। के सभी बच्चे अपने साथ अपनी मैथ की बुक रखें, क्योंकि बुक से आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन शायद नहीं नजर आ रहा हो,
तो आपने ये प्रूव करना है। तो मैंने कहा था जब भी ऐसे सवाल आते हैं जिसमें से एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो, दूसरी आपके पास राइट हैंड साइड हो, इनको हल करने का क्या तरीका होता है? तो तरीका यही होता है कि यहां से किसी एक पक्ष को उठाओ, या तो राइट हैंड साइड को उठा लो या तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, और उसको हल करो। हल करने पर आपको जो है वो ये उत्तर मिलना चाहिए। अगर आप इस वाली चीज को उठाते हो, इसको हल करते हो, हल करने पर अगर आपको उत्तर में ये आरओएस मिल जाता है, तो खुद साबित हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। मैंने यहाँ पे जो है वो राइट हैंड साइड ले ली है, जिसमें लिखा है कि 1/2 कोण है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो इसमें इस पक्ष में लिखा गया था, जो कि राइट हैंड साइड है, इसमें लिखा गया था। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको हल करना शुरू करना है, और मुझे अपने उत्तर में जो है वो किसी भी तरह से कोण आर ओ एस लाना पड़ेगा, तभी मेरा उत्तर जो है वो प्रूव हो जाएगा, या मेरा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि अभी इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो मैंने सोचा पहले तो कोण देख लेते हैं कि ये कोण बन कहाँ कहाँ पे रहे हैं। तो मैंने देखा कि जो मेरा कोण है क्यू ओ एस, वो किस किस रेखा से बन रहा है? बताइए जरा, रेखा का रंग बताइए। क्यू ओ एस कोण, रेड और ब्लैक। ठीक है, रेड और ब्लैक मतलब कि ये वाली रेखा। ठीक है, एक ब्लैक ये है, रेड ये है, तो इन दोनों रेखाओं को जब मैं जोड़ूंगी तो मेरा कोण बनेगा क्यूओएस। अब कोण बनाना आपको तभी आएगा जब आपको कोणों के नाम पता हो, कोणों के नाम कैसे लिखे जाते हैं, और ये सब हम सीख चुके हैं जब हमने अवंती की तरफ से जो है वो 6 चैप्टर शुरू किया था। उसके बिल्कुल शुरुआत में हमने सीखा था कि कोणों के नाम जो है वो कैसे लिए जाते हैं और कैसे उनको पहचाना जाता है। ठीक है, तो कोण क्यूओएस जो है वो हरे रंग का कोण है, जो यहां से लेकर के यहां तक बन रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कोण दो कोणों की मदद से बन रहा है। ठीक है, एक मैं अगर यहाँ पे कोण बना दूं लाल रंग का, तो मैंने देखा कि इस लाल रंग के कोण में जब मैं इस पीले रंग के कोण को जोड़ूं तो ये हरा वाला कोण हमारा जो है वो बन के आ रहा है। ठीक है, अगर जिसको ये चीज समझ आ गई वो वाई टाइप करेंगे, जिसको इसमें डाउट है वो पूछेंगे। कि जो हरा वाला कोण है वो लाल और पीले कोण से मिल करके बन रहा है। ठीक है, तो लाल वाले कोण का नाम बता दो क्या है? लाल वाले कोण का नाम बता दो क्या है? SQR। ये ओ है। ठीक है, इसको हाँ पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, ये है आपका ओ। ठीक है, ये पॉइंट है SOQ। SOR। आर। ठीक है, एस ओ आर जो है वो इसका नाम है, इसको हम आर ओ एस भी बोल सकते हैं। आर ओ एस क्यों लेंगे? क्योंकि यहां पर हमारे सवाल में आर ओ एस का जिक्र किया है, तो इसका नाम हम आर ओ एस लेंगे। मैंने देखा कि जो मेरा कोण था जिसका नाम था क्यू ओ एस, वो दो कोणों के जुड़ने पर बन रहा है, और उन कोणों में से एक का नाम है कोण आर ओ एस और दूसरे का नाम है कोण आर ओ क्यू। ठीक है, जब मैंने इस पीले कोण में लाल कोण को जोड़ा तो मेरे पास ये हरे रंग का कोण बन के आ गया, तो इसका मतलब मैं क्यूओएस को लिख सकती हूँ आर ओ एस जमा आर ओ क्यू। ठीक है, मैंने देखा अगर मैंने अपने पहले कोण को आर ओ एस और आर ओ क्यू की जमा में लिखा है, तो जो दूसरा कोण यहाँ पर है इसके साथ भी मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर मैंने अपने इस वाले कोण को दो कोणों में तोड़ के लिखा तो पीओएस के साथ भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहले पीओएस जो है वो बन कहाँ रहा है। तो पीओएस मैंने देखा पीओएस यहां पर बन रहा था, पीओएस ये कोण यहां बन रहा था नीले रंग का। तो एक कोण को हमने आर ओ एस की जमा में लिखा है। अब मुझे बताइए पीओएस को हम किसी कोण की जमा में तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पीओएस अकेला कोण है, ये किसी भी कोण के जमा होने से तो नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पीओएस को किन्हीं दो कोणों के सब्ट्रैक्शन में माइनस में लिख के बताइए, तो वो कौन कौन से कोण होंगे? पीओएस को किन्हीं दो कोणों की माइनस में लिख के बताओ तो वो कौन कौन से कोण होंगे? सोचिए और बताइए। चलो मैं आपको बता देती हूं। अगर हम आर ओ पी में से जो आपका कोण बन रहा है आर ओ पी, यहां से दोबारा यहां, समझा दो जी बेटा, मैम, दोबारा समझा दो।
ठीक है, दोबारा समझते हैं। मैंने कहा कि आपका जो कोण है POS वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये बन रहा है। तो अगर हम क्या करें, हम इसको जो है वो किसी की जगह में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोण तो अकेला है, किसी से जुड़ के तो नहीं बन रहा, ये तो खुद ब खुद बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम किसी की जगह में तो नहीं लिख पाएंगे, पर अगर मैं आपको बोलूं कि इसको किसी की सब्ट्रैक्शन में, किसी की माइनस में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे। देखो, मैंने कहा कि अगर ये कोण यहां से यहां तक है ROP नाम का, और ROP में से मैं किसको घटाऊं कि मेरे पास ये POS कोण बचे, QOP। QOP तो QOP तो ये पूरा ही कोण हो गया, ऐसा यहां से यहां तक। ROP में से किसको हम घटाएं कि हमारे पास ये वाला नीला वाला कोण बचे सिर्फ। सोचिए और बताइए, नीला वाला कोण किस किस कोण से जुड़ने पर बन रहा है। हाँ, अभी आपका आंसर नहीं, QOR भी नहीं होगा। देखो, नीला वाला जो कोण यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, अच्छा आई डोंट, ठीक है चलो करते हैं इसके बारे में बात, देखते हैं। चलो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक काला कोण था, ये ब्लैक वाला कोण जो है वो नीले से और लाल से मिलके बन रहा था, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक का आधा हिस्सा है लाल, आधा हिस्सा है नीला। तो अगर मैं काले वाले कोण में से लाल वाला हिस्सा माइनस कर दूं, इसको उठा के यहां से गायब कर दूं, तो मेरे पास नीला वाला कोण बच रहा है। ध्यान से फिर से मेरी बात सुनो, काला कोण था, काला कोण दो कोण से मिलके बन रहा था, एक लाल वाले से, एक नीले वाले से। अगर मैंने उस बड़े वाले ब्लैक कोण में से इस लाल वाले कोण को गायब कर दे, तो मेरे पास कौन सा कोण बच रहा है, ये वाला कोण बच रहा है। तो किसको मैंने माइनस किया, ब्लैक वाले इस काले वाले कोण में से इतने हिस्से को मैं माइनस कर रही हूं, इसका नाम क्या है। ROP SOR हाँ, ROS कह सकते हो, SOR कह सकते हो, तो कोण ROS। कोण ROP मतलब इस बड़े वाले कोण में से अगर हम इस छोटे वाले, इस वाले कोण को माइनस कर दें, तो हमारे पास नीला वाला कोण बचेगा जिसका नाम है POS। तो POS को हम दो कोणों की जमा में तो नहीं लिख पाए, दो कोणों को जोड़ के तो नहीं लिख पाए, क्योंकि POS अकेला ही बन रहा था। लेकिन हमने इस POS को किसमें लिख दिया, तो कोण ROP और कोण ROS के माइनस में, कोण ROP माइनस कोण ROS में हमने इसको जो है वो लिख लिया, ठीक है। तो यहां पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी कभी आप मुझसे पूछ लीजिए। मैम मेरे को बात समझा दो। ठीक है, एक और बार इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो है वो दो कोण लिए थे, QOS और POS नाम के। हमने इनको जो है वो किसी की मतलब किसी में या तो इसको जमा के रूप में या तो माइनस के रूप में लिखना था। हमने देखा कि हमारा जो कोण है QOS जो यहां से यहां तक बन रहा है, वो दो कोणों के जोड़ने से बन रहा है। एक कोण था उसमें से SOR या ROS और ROQ, जब हमने इन दोनों कोणों को जोड़ा तो हरा वाला कोण बना जिसका नाम है QOS, ठीक है। तो QOS को मैंने लिखा ROS जमा ROQ के रूप में। फिर हमने बात की कोण POS की, कि POS को जो यहां से यहां तक बन रहा है, इसको हम किसी कोण की जमा में तो नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये अकेला बन रहा है। अब देखो, जो ये हरा कोण बन रहा था, इसके नीचे हमें दिख रहे थे कि इसके दो हिस्से हुए हुए हैं, तो दो कोणों से जुड़ के ये बन रहा है। लेकिन काले वाले को, इस नीले वाले कोण की बात करें तो ये तो किसी की मदद से नहीं बन रहा, ये तो अकेला ही बन रहा है। तो इसको हम दो कोणों की जमा में तो नहीं लिख पाए, पर हमने इसको दो कोणों के माइनस में, सब्ट्रैक्शन में लिख दिया कि नीला वाला कोण जो है, अगर हम क्या करें, अगर हम इस काले वाले कोण में से ये लाल वाले कोण को घटा दें, तो हमारे पास नीला वाला कोण बचेगा जिसका नाम है POS। तो POS को हम लिख सकते हैं कि कोण ROP में से जब ROS को माइनस कर दिया तो हमारे पास ही आंसर आया, ठीक है। बाकी बच्चों से मेरी यही एडवाइस है कि आप क्लास को टाइम से बच्चों ज्वाइन क्या करें, क्योंकि आधे कंसेप्ट उतने मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी किसी को इसमें डाउट अगर है तो क्लास के एंड में आप मुझसे रुक के पूछ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैंने बस यहाँ पे क्या किया, मैंने देखा मुझे इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैंने कहा सॉल्व करने का तरीका नहीं दिख रहा था, मुझे बस इतना पता था कि मुझे इसका आंसर जो है वो ROS चाहिए किसी भी कीमत पर। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों ना मैं कोणों को देखती हूँ। फिर मैंने देखा कि
पहले वाले कोण को मैं ROS कोण की जमा के रूप में लिख पा रही हूं और दूसरे वाले कोण को मैं ROS कोण के माइनस के रूप में लिख पा रही हूं, तो इसका मतलब अभी भी उम्मीद है कि जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ROS कोण बच सके। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लूं, तो दूसरी और तीसरी समीकरण को पहले में डालने पर या फिर दूसरे और तीसरे समीकरण की जो वैल्यू है, मान है, उसको पहले में जब हम पुट करेंगे, ठीक है, 2 और 3 को 1 में रखने पर, मतलब पहले समीकरण में रखने पर, क्या होगा, 1/2 का 1/2 ही रहेगा। ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, यहाँ पे भी ब्रैकेट है। उसके बाद QoS की जगह पे अब ये नहीं लिखना है, QoS की जगह पे अब हम ये वाली चीज यहां से यहां तक जो है उसको लिखेंगे, तो कोण ROS जमा कोण ROQ मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, QoS की जगह, ठीक है, इसकी जगह मैंने ये पूरी की पूरी चीज लिख दी है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और उसके बाद माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा लो। और हमें पता है कभी भी अगर हम माइनस के साइन के बाद कोई चीज लिखते हैं तो उसको बहुत जरूरी है कि ब्रैकेट में ही लिखा जाए, क्योंकि अगर आप POS को लिखने वाले हो, है ना, POS को तो नहीं लिखेंगे क्योंकि POS की जो मान है, POS की जो वैल्यू है वो तो ये वाली है, तो हमने इसको यहाँ पर लिखना है ऐसे ROP माइनस ROS करके, ऐसे हमने इसको लिखना है। ठीक है, पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये यहाँ पर माइनस के बाद लिखा जा रहा है, इसको बिना ब्रैकेट के कभी भी नहीं लिखना है। अगर आप इसको बिना ब्रैकेट के लिखोगे आपका उत्तर बिल्कुल ही गलत होगा, इसलिए हमेशा याद रखिए कभी भी बीच में माइनस का साइन आता है, माइनस के पहले वाली उतना मैटर नहीं करता, पर माइनस के बाद जो भी लिख रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया है और ये भी यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया है। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं यहाँ पर 1/2 का 1/2, ब्रैकेट को ऐसे कैसा रखिए, इसको आप ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हो क्योंकि ये माइनस से पहले लिखा गया है, इस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब ये माइनस के बाद जो चीज ब्रैकेट में लिखी गई है, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये जो माइनस बाहर लिखा है ये अंदर दोनों के साथ गुणा करेगा। ठीक है, हमने ये पढ़ रखा है कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज हो, चाहे वो चिन्ह हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो चर हो, वो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों से गुणा करती है। तो जब माइनस ROP के साथ गुणा करेगा, इसके साथ तो गुणा नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, इसके चिन्ह के साथ गुणा करेगा। तो मुझे बताइए कोण ROP के पास इस वक्त कौन सा चिन्ह है? माइनस का। ROP के पास बेटा, इसके पास, यहाँ पर देखो, इसके पास कौन सा चिन्ह है? ये वाला माइनस तो क्वेश्चन, ठीक है, ये, हाँ, ये वाला चिन्ह तो इसका है, समीकरण का है। ROP के पास जो खुद का चिन्ह था वो जमा का था, क्योंकि अगर इसके पास माइनस का चिन्ह होता तो इसके आगे हमने यहाँ पर माइनस लिखा होता, पर इसके आगे माइनस नहीं लिखा था, तो इट मींस इसके पास जमा का निशान है। माइनस का चिन्ह जब जमा के निशान से गुणा करता है तो प्लस माइनस मिलकर के क्या बन जाते हैं? माइनस। माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का ROP। ठीक है, और इसी माइनस का चिन्ह जो है वो अब इसके चिन्ह से भी गुणा करेगा, इसके पास भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या बन जाएंगे? प्लस प्लस ROS। अब क्योंकि आपने यहाँ पर गुणा कर दी है, माइनस की गुणा कर दी, तो अब आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, अब आप इनको ब्रैकेट के अलावा लिख सकते हो। पर अगर सोचो, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, ये वाला ब्रैकेट अगर आप स्किप कर देते, इसको नहीं लगाते, तो आपके पास जो है ROP जो है वो आता माइनस का, है ना, और ROS भी आता माइनस का, क्योंकि आपने ब्रैकेट ही नहीं लगाया था। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी माइनस के बाद कोई चीज लिख रहे हो किसी भी क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट जरूर लगाओ। ठीक है, क्योंकि हमें ये जमा में ही चाहिए था। अगर ये माइनस में आ जाता, अगर मैं इसको ब्रैकेट को नहीं लगाती और मेरा ROS जो है वो माइनस में ही रहता, अगर ये माइनस में ही रहता तो ये इससे जो है वो कट हो जाता। बेटा माइक ऑफ रखिए, बीच में माइक ऑन नहीं करना है, बाकी बच्चे जो समझ रहे हैं उनको डिस्टरबेंस होती है, तो प्लीज अभी अपना माइक ऑफ रखेंगे। अगर इसको हम माइनस ही रहने देते तो ये इसके साथ होता था कैंसल आउट, और जब ये कैंसल हो गया तो उत्तर में ROS कैसे आ सकता है? उत्तर में ROS नहीं आ पाता। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ध्यान रखा कि माइनस के बाद की चीज को ब्रैकेट लगाकर ही लिखें।
चलो बढ़ते हैं आगे, हमने इसको लिख दिया है जमा करके, और अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ROS यहां पर भी है, ROS यहां पर भी है। अगर हमारे समीकरण में 2 बार x होते थे और जमा हो रहे होते थे, इनको हम कैसे लिखते थे? x जमा x को कैसे लिखा जाएगा? प्लस एक्स। जोड़ो, इनको जोड़ के कैसे लिखेंगे? स्क्वायर में। नहीं, स्क्वायर में होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब गुणा होता है तो स्क्वायर में होता है। एक एक्स आपके पास था, एक और एक्स आपके पास आ गया, कितने एक्स हो गए? 2 हो गए, तो लिखेंगे हम 2x, ठीक है, बिल्कुल सही, 2x। तो वैसे ही यहाँ पर आपके पास एक कोण ROS है, दूसरा कोण भी ROS है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि एक ROS कोण में जब दूसरा ROS कोण जमा हो गया, तो इसको भी आप 2 ROS ऐसे लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा था 2x, वैसे आपने इसको लिख दिया 2 कोण ROS, ठीक है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब बात करें जो हमारे पास बच गया, देखो इसको और इसको तो मैंने जोड़ दिया, इनको तो मैंने जमा कर दिया, मेरे पास क्या क्या बच गया तो उनको भी लिख लेते हैं। पहली चीज मेरे पास बच गई जिसका नाम है ROQ, और दूसरी चीज मेरे पास बच गई जिसका नाम है ROP। ध्यान रखिएगा, ROP का चिन्ह माइनस का है, तो जहां जहां ROP लिखोगे माइनस लगाना जरूरी होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम आ गए, लेकिन हमें तो उत्तर में सिर्फ ROS चाहिए, अभी भी हमारा उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा। फिर हमने देखा कि इन दोनों की वैल्यू तो हमें पता है ना। कैसे पता है? हमने स्टार्टिंग में वही तो निकाली थी। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा था कि ROQ जो है, ROQ मतलब जो ये वाला कोण है, और ROP मतलब जो ये वाला कोण है, ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे थे। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का ही आएगा, क्योंकि रैखिक युग्म का जोड़ 180 होता है। 90 में 90 जोड़ 180 आ जाएगा। तो इन दोनों कोणों की जब हमने वैल्यू निकाली थी तो दोनों ही कोण 90-90 के आए थे। तो हम क्या करेंगे, इनकी इस वैल्यू को अब यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको ऐसे का ऐसा रखेंगे, 1/2 ऐसे का ऐसा, और 2 इंटू ROS ऐसे का ऐसा, ठीक है, कोण ROS ऐसे का ऐसा। जमा का निशान है, जमा लगा लो। ROQ भी 90 डिग्री का है, और माइनस का निशान आगे, और ROP भी 90 डिग्री का है। तो अब ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगे और आ जाएगा 0। जमा का 90 माइनस का 90 दोनों हो जाएंगे माइनस, और 90 में से 90 गया तो 0 बचता है। फिर हमारे पास जो बचा वो बचा ये 1/2 गुणा का निशान 2 कोण ROS। अब हमें दिख रहा है कि ये जो 2 है ये भी ROS के साथ गुणा ही कर रहा है असल में, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो हम समझ जाते हैं कि ये गुणा कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, ये हर में है, ये अंश में है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, और हमारे पास उत्तर में ROS बच रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमने जो है वो सवाल को हल करना शुरू किया था राइट हैंड साइड से, जो कि था 1/2 ब्रैकेट में QOS माइनस POS। यहां से हमने अपना सवाल हल करना शुरू किया, और हम जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए। तो यही साबित कर देता है कि ये एक दूसरे के बराबर है, और हमने अपना क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसमें अगर कोई डाउट होगा आपको, अगर डाउट छोटा है तब तो अभी समझ लेंगे, पर अगर डाउट लंबा है तो आपको क्लास के एंड तक का वेट करना पड़ेगा। तो अगर किसी को किसी स्टेप में, किसी पर्टिकुलर स्टेप, मतलब स्टेप होता है ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, अगर इसमें से किसी में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, ताकि हम अगला सवाल कर सके, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाला उसको एक बार रिपीट कर दो मैम जी। कौन सा बेटा? सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट ROS ठीक। वाला। ये वाला, यस मैम। ठीक है। देखो, तो हमने कहा कि ये जो 1/2 है, क्योंकि 1/2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वो गुणा हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे A गुणा B, तो इसको मैं AB लिख सकती हूँ, ठीक है। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं था, तो हम समझ जाते हैं कि गुणा हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हम समझ गए कि जो 1/2 है ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि 2 और ROS के बीच में भी कोई चिन्ह नहीं था, तो इसका मतलब 2 भी ROS के साथ गुणा कर रहा
है, ठीक है। अगर इनके बीच में जमा हो रही होती या माइनस हो रहा था या कुछ भी हो रहा था तो लिखा होता, जमा होता तो जमा लिखा होता, माइनस होता तो माइनस लिखा होता, पर कुछ था ही नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में कर रहे थे गुणा। फिर ये तो आपस में कट गए, 90 में से 90 कट गया, 0 आ गया। तो हमने यहाँ से 1/2 को नीचे उतारा और गुणा का 2 और गुणा का कोण ROS। अब ये 2 ऊपर अंश में है, ये 2 नीचे हर में है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और हमारे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ कोण ROS, ठीक है। तो अभी भी इसमें डाउट है तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, तो ये था आपका 6.1 का आखिरी सवाल। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 6.2 का पहला क्वेश्चन। अपने पास बच्चों बुक रखिए क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही छोटे छोटे नजर आएंगे, ठीक है। चलो, तो अभी सवाल आपको दिया गया है, उसमें आकृति बनी है, आकृति बना लेते हैं। एक रेखा ये है AB नाम की, एक रेखा ये है CD नाम की, और यहाँ से आ रही है एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा आती है तो हमें पता है कोण बनते हैं, तो यहाँ पर कोण इन्होंने वैसे तो 8 कोण बनेंगे, पर इन्होंने जितने कोण बनाए हैं उतने अभी बनाते हैं। एक कोण यहाँ पर है, ये है 50 डिग्री का। एक कोण यहाँ पर है, इसका नाम है X। एक कोण यहाँ पर है, इसका नाम है Y। और एक कोण यहाँ पर है, इसका नाम है 100, ये है 130 डिग्री का। नाम लिख लेते हैं, A B C और D, ठीक है। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में कहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। बताइए x कितने डिग्री का, y कितने डिग्री का। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये दर्शाओ कि AB जो है वो CD के समांतर है, ठीक है। इसको ये होता है समांतर का सिंबल, समांतर का चिन्ह, प्रतीक। तो ये कह रहे हैं कि आप ये भी साबित करो कि AB जो है वो CD के समांतर है। चलिए, तो कैसे इसको हम साबित कर सकते हैं। सबसे पहले x और y का मान निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, पहले x और y का मान निकालो। तो निकालते हैं। बताइए मुझे x आपको कितने डिग्री का यहाँ पर नजर आ रहा है, या फिर x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये बताओ। x और 50 के बीच में क्या कोई रिलेशन है इन दोनों कोणों के बीच में? यस संगत मैम, कोण मैम, 130 डिग्री का होगा एक्स। संगत कोण। बेटा संगत संगत कोण। नहीं होगा, लेकिन बात नहीं है। रैखिक युग्म, ठीक है। क्या है ये? रैखिक युग्म है। रैखिक योग। हाँ देखो, जो जो क्या होता है, एक रेखा अगर ऐसे जा रही हो, है ना, और उसके ऊपर जो है वो 2 कोण बन रहे हो, दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण हो, तो वहां पे रैखिक युग्म बनता है, ठीक है। तो x और 50 के बीच में बन रहा है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कहता है जो 2 कोण मिलकर के रैखिक युग्म बनाते हैं, उन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर वो आता है, ठीक है। तो x और 50 ने मिलकर के रैखिक युग्म बनाया, इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 के बराबर था। उसमें से एक की वैल्यू हमें पता है 50 डिग्री, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 50, और यहां पर हमारे पास आ गया x बराबर है 130 डिग्री, ठीक है। 130। y की वैल्यू बताइए, y का आप कैसे मान निकालेंगे? मैम y और 130 वाला जो है कोण मैम शीर्षा विमुख है, इसलिए वो दोनों बराबर होते हैं। हाँ ठीक है, x आ गया 130, और हमने कहा कि y और 130 जो है वो शीर्षाभिमुखी कोण है एक दूसरे के, तो इसलिए y भी जो है वो 130 डिग्री के बराबर आएगा। मैं इसके कारण भी लिख लेती हूँ, क्या कारण है। तो इसका कारण है रैखिक युग्म, और इसका कारण है शीर्षाभिमुखी। तो जो कोण है y वो इस 130 वाले कोण के शीर्षाभिमुखी कोण है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों जो है वो बराबर होंगे। अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। देखो रैखिक युग्म क्या होता है, शीर्षाभिमुख क्या होता है, ये सब कुछ हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। पूरा बेसिक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं 6 चैप्टर का, इसलिए हम 6 चैप्टर को ही सॉल्व करना सबसे पहले हमने शुरू किया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के हैं मैम एकांतर कोण भी हो सकता है। कैसा कोण बेटा? एकांतर। ठीक है, वो भी आपने ठीक कहा कि एकांतर कोण भी हो सकते हैं ये दोनों, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते। हमें दिख रहा है कि एकांतर कोण है, बल्कि यहाँ पर भी हो रहा है ऐसा कि 130 बराबर आए, पर हम ये चीज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो सवाल में
अगर हमें ऐसा दिया गया होता कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तो हम कहते कि अगर ए बी और सी डी समांतर है और समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरह से जो एकांतर कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, कब? तब जब रेखाएं समांतर हो। और ये चीज आपको सवाल में दी हुई जानी चाहिए, तभी इसको आप यूज करोगे, पर सवाल में तो उल्टा कहा था। सवाल में तो ये कह रहे थे कि आप इस चीज को साबित करके दिखाइए कि ए बी और सी डी समांतर है। दिया नहीं था, बल्कि कहा था कि साबित करो। इसलिए हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया y की वैल्यू निकालने को, लेकिन आपने ठीक कहा इसका इस्तेमाल हम कर सकते थे, पर कब? जब सवाल में दिया गया होता कि ए बी सी डी के समांतर है। ठीक है, तो इसलिए हमने अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो पहली चीज हमने देखी, हमने x और y की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू रैखिक युग्म की मदद से और y की वैल्यू शीर्षाभिमुख कोण है इसकी मदद से। अब हमने देखा कि x और y जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल ही बराबर आए, जबकि हमें इन्होंने ऐसा नहीं दिया था कि रेखाएं समांतर हैं, फिर भी इस आकृति में जो एकांतर अंतः कोण है वो बराबर आए, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी, ए बी रेखा सी डी के समांतर है, क्योंकि इस आकृति के अंतः एकांतर कोण बराबर हुए, और वो तभी होता है जब रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, तो हमने इसका उल्टा किया। ये कहते थे पहले कि अगर रेखाएं समांतर होंगी तो कोण बराबर होंगे। रूल क्या कहता था? रूल कहता था कि अगर रेखाएं समांतर होंगी तो कोण बराबर होंगे। हमने उसका उल्टा यूज किया कि कोण बराबर हैं, इसका मतलब रेखाएं समांतर है। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हमारा क्वेश्चन क्योंकि खत्म हो चुका है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, फिर हमने क्या किया? हमने कहा कि x और y एकांतर अंतः कोण थे, ये बराबर हैं। जिसके भी एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं वो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको 3 रेखाएं दी गई हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, इनको काटती हुई आ रही है एक तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा आई है तो ये क्या करेगी? कोण बनाएगी। तो चलिए कोण बनाते हैं। एक कोण यहां बन रहा है, इसका नाम है कोण x। एक कोण यहां बन रहा है, इसका नाम है कोण y। एक कोण यहां बन रहा है, इसका नाम है कोण z। आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? पहली चीज आपको ये दी है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और सी डी जो है वो ई एफ के समांतर है। चलिए, ये अगर आपका है ए बी, ये अगर आपका है सी डी। बच्चों अभी चैट में लिखना बंद कीजिए, अभी क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए। ठीक है, चैट में लिखने की भी जरूरत नहीं है, डाउट होगा तो लिखा करें। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है कुछ भी। चलो, ए बी जो मैम है ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, चलो, ये कह रहे हैं ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है। तो आप मुझे बताइए, क्या ए बी और ई एफ भी समांतर होंगे? अगर ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है, और सी डी ई एफ के समांतर है, तो ए बी भी ई एफ के समांतर होगा। ठीक है, अगर एक रेखा, हाँ देखो, अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है और दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समांतर है, तो पहली रेखा भी तीसरी के समांतर होती है। और ऐसा आपको दिया गया है, तो इट मींस यहां पर आप सभी गुणों का इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, जो एकांतर कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है कि इस आकृति में ये तीनों रेखाएं समांतर है। चलो तो अभी देखते हैं और क्या दिया है। और हमें दिया है कि कोण y और z का जो अनुपात है वो 3:7 है। मुझे लगता है ऐसा एक सवाल शायद हमने पिछली क्लास में भी किया था क्या, जिसमें अनुपात वाला सवाल था, पर चलो कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं। तो जब भी ऐसा लिखा जाए कि दो चीजें हैं और वो दोनों अनुपात में हैं, तो पहली चीज का जो रिलेशन होता है वो पहले इसके साथ होता है और दूसरे का जो रिलेशन होता है वो दूसरे इसके साथ होता है। तो यहां से हम इसका पता लगा लेंगे कि y जो है वो 3 के बराबर आएगा और z जो है वो 7 के बराबर आएगा। लेकिन ये जो 3 और 7 है, ये y
और z की असली वैल्यूज नहीं होती है, इनका असली मान नहीं होता, क्योंकि ये अनुपात है। अनुपात ये कब बना, जब हमने बड़ी संख्याओं को काटा तब उनका अनुपात आया था 3:7। तो हमने इनको असली वैल्यू नहीं मानना है, बल्कि हमने इनकी मदद से असली वैल्यू निकालनी है। किस किस की, तो y की और z की। ठीक है, पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सवाल ने आपको बोला है कि x का मान निकालो, x का मान आपको निकालने के लिए कहा गया है, ये जो x यहाँ पर बन रहा है इसका मान निकालने के लिए कहा गया है, और अनुपात आपको दिया है y और z का। ठीक है, अनुपात दिया है y z का और वैल्यू कहा है x की निकालो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें या तो y की वैल्यू पता होनी चाहिए या तो z की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, अगर इस आकृति को हम ध्यान से देखें तो x और y जो है वो अंतः कोण भी है, मतलब अंदर की तरफ को बन रहे हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। जो कोण ऐसे होते हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं और अंतः कोण होते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है कि उन दोनों कोणों को जब जमा करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे कोण हैं, अंतः कोण है, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ को बन रहे हैं। ठीक है, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को है, दोनों ही कहाँ है, लेफ्ट में है। ये सारी चीजें बच्चों हमने पिछले पढ़ा है, पूरा हम इसको पढ़ चुके हैं, बस इसका थोड़ा सा भी रिवीजन कर रहे हैं। तो ऐसे कोणों को जब जोड़ा जाता है तो 180 के बराबर आता है। एक्स और वाई में ये रिलेशन है। बात करें एक्स और जेड की, तो आप मुझे बताओ कि एक्स और जेड में क्या रिलेशन है। ए बी जो है ई एफ के भी समांतर है। हाँ, फिर से कहें बेटा। अंतः एक अंतर कोण है। ठीक है, बिल्कुल सही। जो x और z है वो अंतः एकांतर कोण है। तो यहां से हम ये समझ गए कि अगर x की वैल्यू निकालनी है तो y और z में से किसी एक की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, इनके बिना x की वैल्यू नहीं निकल सकती। और क्वेश्चन में हमारे साथ इन्होंने क्या किया, तो x और y की असली वैल्यू नहीं दी, उनका अनुपात दे दिया। तो अनुपात जब हटता है तो उसको कैसे लिखना है, बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आपका अनुपात हटेगा तो आप इस संख्या के साथ किसी एक चर की गुणा करवाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं किसकी गुणा करें, तो बहुत से बच्चे कहेंगे x की गुणा कर लो, पर इस सवाल में हम x से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि x हमारे कोण का नाम भी है। तो दोनों जगह पे x यूज नहीं करना है। कोई और चर ले लो, x y z नहीं लेना है, कोई और ले लो। तो मैंने कहा a ले लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी 3a और z की वैल्यू आएगी 7a। आप कह रहे हैं p, पर कोई बात नहीं, मैंने ले लिया है 7, सॉरी a। 3/10 मतलब 3/10 नहीं, वैसा नहीं करना है इसमें, वो तो फिर इसका वो निकल जाएगा, क्या कहते हैं, एवरेज। वैसा नहीं करना है, उसको छोड़ो, क्या करना है वो हम सीखेंगे। अभी बस लिखने का तरीका देखो। लिखने का तरीका ये है कि जब भी आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन ऐसे अनुपात में दी जाएगी, देखो ये वाला कंसेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कंसेप्ट आपके हीरोन के फॉर्मूले का जो आपका चैप्टर है उसमें भी यूज होता है। आपको भुजाओं का अनुपात दिया गया होता है, आपको भुजा की असली वैल्यू नहीं दी जाती, आपको भुजाओं का अनुपात दिया जाता है। तो किसी भी चीज का अनुपात दिया गया हो, कैसे उसको लिखेंगे, उस संख्या को लिखो, उस संख्या के साथ किसी भी चर की गुणा कर दो। तो y की वैल्यू आएगी 3a और z की वैल्यू आएगी 7a। तो लिख लेते हैं अभी इनकी यही वैल्यू, क्योंकि अभी हमें इनकी यही वैल्यू पता है। तो y की वैल्यू मैं लिख दूंगी कि y मेरा है 3a और जो z है वो है हमारा 7a। अब हमने देखा कि y और z में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या करें, ऐसा कोण मुझे बता दो जिसका रिलेशन y के साथ भी हो और z के साथ भी हो, कोई सा भी, और उसे मैं कहाँ बनाऊं। ठीक है, मैं कोण बनाती हूँ, आप बताना किसका रिलेशन है। इसका नाम है p, इसका नाम है o, इसका नाम है s, इसका नाम है d, इसका नाम है L, इसका नाम है M। मुझे आप वो कोण बताइए जिसका रिलेशन y के साथ भी है और z के साथ भी है। मैम कोण एस। S, ठीक है, मैं बता, S भी है, O भी है, D भी है, ठीक है, और P भी है। इतने सारे कोण हैं जिनका रिलेशन किस किस के साथ है, y के साथ भी और z के साथ भी। ये भी है,
एल भी है। ये सभी कोण कैसे हैं, जिनका जो रिलेशन है वो y के साथ साथ भी है और हमारे z के साथ भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक कोण की मदद लेंगे। तो चलिए अगर मैं यहाँ पर O की मदद लेती हूँ, O की मैंने यहाँ पे मदद ली क्योंकि मुझे इनके बीच में कुछ अभी रिलेट करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पर O कोण मेरा यहाँ पे बन रहा था, मैंने देखा कि O जो कोण है, ये जो कोण है ये y के कैसा है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख। ठीक है, तो मैंने देखा O जो है वो y के शीर्षाभिमुख था, तो अगर ये 3a है तो ये भी 3a के बराबर ही होगा। और अगर ध्यान से देखें तो O और 7a, इस z में क्या रिलेशन है, कोण O में और कोण z में क्या रिलेशन है? अंतः एकांतर कोण। नहीं, एकांतर नहीं बेटा, ये देखो दोनों एक ही तरफ को बने हैं। मैम मतलब कि तिर्यक रेखा के एक साइड है। तिर्यक रेखा के एक तरफ को बन रहे हैं, तो बताइए अगर ये तिर्यक रेखा के एक तरफ बन रहे हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? अंतःकोण। अंतःकोण तो है, लेकिन इनके बीच में हम इसको कैसे लिखें, मतलब क्या इनके बीच में, क्या ये बराबर होंगे? यस मैम। नहीं, ये बराबर नहीं होते। 180। हाँ, मैम इनका 180 जोड़ 180 आएगा। का जोड़ 180 आएगा। दोनों कोण आपस में तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन इनका जोड़ जो है वो 180 आएगा। तो मैं लिख सकती हूँ जो मेरा कोण O है उसको अगर मैं कोण Z के साथ जोड़ूं तो 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कोण है जो x और y में रिलेशन था कि x और y अंतः कोण थे और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ थे, तो इनको जोड़ के 180 आता था। और यहाँ पर देखें तो आपका जो कोण O है और आपका जो कोण Z है, ये एक तो अंतः कोण है, D और F रेखा के अंदर ये बन रहे हैं, अंतः कोण है। और दूसरी चीज, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, तो ये कोण एक दूसरे के संपूरक होंगे। संपूरक मतलब O को जब Z में जोड़ोगे तो 180 आएगा। कोण O की वैल्यू है 3a, क्योंकि कोण O जो है वो y का शीर्षाभिमुखी था। अगर ये 3a है तो ये भी 3a होगा। और Z की बात करें तो कोण Z है 7a के बराबर, ये आ गया 180। तो यहाँ पर हमें इस a की वैल्यू का पता लगाना है, क्योंकि जब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी तो हमें हमारे कोणों की असली वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया, इसका आ गया 10a, 7 3 10 होता है और यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर है। a और 10 एक दूसरे के साथ गुणा कर रहे हैं, तो अगर ये बराबर है कि उस पार जाएगा तो ये इसके साथ करेगा भाग, और यहां से हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 18 डिग्री आ चुकी है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 18, पर अभी भी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ a की वैल्यू का पता लगाया। इस a की वैल्यू की मदद से y कितने डिग्री का है वो बताइए और z कितने डिग्री का है वो बताइए। 3 में a गुणा कर रहा है मतलब कि 3 में 18 की गुणा करो, और 3 में z गुणा कर रहा है मतलब कि 7 में a गुणा कर रहा है मतलब कि 7 की गुणा 18 से करो। बताइए कितना आंसर आ रहा है? ये 54 डिग्री का, और इसको देखो तो मैम जी 126। 126। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, हमने जो है वो इन दोनों की मदद से O और Z कोण की मदद से A की वैल्यू निकाल दी, और A का मान की मदद से, A की वैल्यू की मदद से हमने Y और Z की असली वैल्यू पता कर ली कि Y जो कोण है वो 54 डिग्री का बन रहा है और Z जो कोण है वो 126 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर इनकी असली वैल्यू को लिख करके, क्योंकि हमने देखा कि x का मान निकालने के लिए या तो y की वैल्यू निकाल दो या तो z की वैल्यू निकाल दो। y की वैल्यू निकाली तो 54 डिग्री आई और z की वैल्यू निकाली तो 126 डिग्री आई। अब आप मुझे बताइए कि अगर इन दोनों की वैल्यू आपको पता लग चुकी है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? मैम जी एक्स की भी 126 ही आएगी। बिल्कुल ठीक है, x भी 126 आएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी तो यहाँ पे लिखा है कि x और z एक दूसरे के अंतः एकांतर हैं, तो अगर z 126 है तो x भी 126 डिग्री ही आएगा। और अगर आप इसकी मदद से इसकी वैल्यू को नहीं निकालना चाहते, y की मदद से इसकी वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो y की मदद से निकाल लीजिए। x अकेला है, x की वैल्यू हमें नहीं पता, y की वैल्यू पता है 54, 54 डिग्री।
हाँ 180 में से 54 को माइनस कर दो तो तब भी आपके पास 126 आएगा। y की मदद से निकालोगे x की वैल्यू तो भी 126, z की मदद से निकालोगे तो भी 126। यही आपकी ज्योमेट्री की सबसे खास बात होती है। अगर आपको कोणों का नॉलेज है, कोणों के गुण पता है, तो आप किसी की भी मदद से किसी भी कोण तक पहुंच सकते हो। तो ये था हमारा सवाल पूरा का पूरा। एक बार इसको फिर से करते हैं रिवाइज कि हमने इसमें क्या क्या किया। सबसे पहले चीज हमें आकृति दी, उसमें 3 रेखाएं थी, तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, इस बात का हमने पता लगा लिया था। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि x की वैल्यू निकालो, x कोण आपका यहाँ पर है, ठीक है। पर हमने देखा कि x की वैल्यू निकालने के लिए हमें कहा गया है, और जो और कोण थे जिसका नाम था y और z, उनकी हमें असली वैल्यू नहीं दी थी, उनका हमें अनुपात दिया था। तो अनुपात को जब हटाया जाता है तो मैंने कहा जो चीज पहले लिखी जाएगी उसका रिलेशन पहली संख्या के साथ, और जो बाद में लिखी गई है उसका रिलेशन दूसरी संख्या के साथ होता है। और संख्या के साथ एक चर की हम गुणा करवाते हैं, क्योंकि जो अनुपात होता है वो असली वैल्यू नहीं है, वो किसी बड़ी संख्या को काटा। जैसे कि देखिए ये 54 है, ये 126 है, आप 54 और 126 को काट के देखिए तो आपके पास उत्तर आएगा 3 और 7, क्योंकि 18 3 54 और 18 7 126, तो इनका अनुपात 3:7 आ रहा है। इट मींस हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हमने निकाला कि y 54 और z 126 था, ठीक है। तो ये थी उनकी असली वैल्यू। अब इसकी असली वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। हमने देखा कि y और z के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, पर हमने देखा कि कोण O यहाँ पर है, कोण O और y शीर्षाभिमुखी हैं। अगर y जो है वो 3a के बराबर है तो कोण O भी 3a के बराबर ही होगा। फिर हमने देखा कि जो कोण O है वो z के साथ उस तरह का कोण बना रहा है जिनका जोड़ 180 होता है। तो हमने यहाँ से क्या किया, कोण O जमा z 180 के बराबर लिख दिया, क्योंकि ये अंतः कोण थे और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे थे। तो ऐसे कोण जो होते हैं इनका जोड़ आपस में 180 होता है, ठीक है। तो यहां से हमने इनको जोड़ करके किसी ना किसी तरह से a की वैल्यू निकाल दी। एक बार हमारे पास a की वैल्यू आ गई तो हमारे पास x और y की भी असली वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ठीक वैसा ही हुआ, हमने a की वैल्यू निकाली 18, और यहां से हमें पता लग गया कि y जो है वो 54 डिग्री का कोण है और z जो है वो 126 डिग्री का कोण है। जब हमने y और z की वैल्यू को निकाल लिया, फिर हमने उसी की मदद से अपने x की वैल्यू को भी ढूंढ लिया। अगर हम y की मदद लेके x को निकाले तो भी हमारे 126 आ रहा था, क्योंकि इनके बीच में ये रिलेशन है। ऐसे सॉल्व करो तो भी 126, और अगर हम z की मदद से x की वैल्यू निकाले तो भी 126 आ रहा था, क्योंकि x और z एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण थे। अगर मैं इस बीच वाली रेखा को यहां से हटा दूं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं सिर्फ इस रेखा को ही हम देखें, ए बी को देखो, ई एफ को देखो, और अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये तिर्यक रेखा के इस तरफ, ये तिर्यक रेखा के उस तरफ हो गए अंतः एकांतर कोण। तो इसकी मदद से भी एक्स की वैल्यू जब निकाली तो 126 डिग्री की ही आई। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सवाल। तो इसमें किसी को अभी भी कोई डाउट है, छोटा मोटा डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। पूरे क्वेश्चन में डाउट है तो क्लास के एंड में रुक के आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी स्टेप पे डाउट है तो पूछ लीजिए, लेकिन अगर पूरे क्वेश्चन में डाउट है तो क्लास के एंड तक आपको बच्चे रुकना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। आपने कहा कि नो डाउट है, करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस तरह का है। बुक अपने साथ रखिएगा, क्योंकि तभी आपको क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। पहले आकृति बना लेते हैं। एक यहाँ पर है जिसका नाम है रेखा का सी डी, और एक रेखा इसके ऊपर है जिसका नाम है ए बी। एक रेखा यहां से आई जो कि लंबवत रेखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें पता है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, और एक रेखा यहां से जा रही है ऐसे को। अब बनाते हैं कोण। पहले नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है जी, इसका नाम है ई, इसका नाम है बी। ये है ए बी, ये है सी ई डी। सवाल में आपको दिया है कि ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है, मतलब कि इसमें गुण काम कर जाएंगे, और जो ई एफ रेखा है वो सी डी के लंबवत है। लंबवत का साइन ये होता है उल्टा टी, ऐसे होती है लंबवत रेखाओं का साइन, है ना, और ये होती है आपकी समांतर रेखाएं। तो लंबवत रेखा है ई एफ, तो ई एफ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण जो है वो बनाएगी, क्योंकि लंबवत रेखाएं लंब बनाती हैं और वो 90 डिग्री का होता है। फिर आपको दिया है कि जो कोण है आपका जी ई डी नाम का, वो 126 डिग्री का है। जो कोण है आपका ए जी ई और जी ई एफ,
और एफ जी ई। देखो इतने सारे कोण, इनके अलग अलग नाम यहाँ दिए हैं, ध्यान से इनके नाम देख देख के इन कोणों को हम पहचानेंगे। इन सभी की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको बस एक कोण की वैल्यू दी है जीईडी की, और इतना पता है कि यहाँ जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का है। अब इसी की मदद से आपने इन सभी की वैल्यू को फाइंड करना है। पहले तो कोण ढूंढ लेते हैं। मुझे बताइए कोण जीईडी कहाँ है, किस किस रेखा से ये मिलकर बन रहा है, उस रेखा का रंग बता दो। जीईडी। मैम काली और लाल। बिल्कुल सही, वेरी गुड। जो ये वाली रेखा है आपकी काले रंग की, और ये जो रेखा है लाल रंग की, इसको जब हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो होगा आपका कोण जीईडी। क्योंकि नाम से पता लग रहा है जो आपका कोण जीईडी है वो जीई रेखा को भी छुएगा, ईडी रेखा को भी छुएगा। इन दो रेखाओं को छूने पे जो कोण बना वो बनेगा जीईडी। तो जीईडी मिल गया। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कि ये जो है वो 126 डिग्री का है। जो पीला वाला कोण है वो 126 डिग्री का है, जो नीला वाला कोण है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से कोण पूछे गए हैं। तो पहला कोण आपसे पूछा है जिसका नाम है ए जी ई। बताइए कहां पर आपका ए जी ई बन रहा है, किस किस रेखा को टच करके। रेड एंड रेड ब्लैक। और ब्लैक। लाल वाला। लाल और ब्लैक, ये भी इसको मिलकर ऐसे ऐसे मिला के। ठीक है, ए जी ये वाला कोण पूछा है। दूसरा आपसे कोण पूछा है ई, सॉरी, एफ जी ई। अच्छा मैंने दोनों को ई लिखा है, ये एफ है। ठीक है, तो एफ जी ई जो कोण है बताइए वो कहां बन रहा है, किसके अगल बगल में, अगर आप बताना चाहें तो। एफ जी ई। तो यहाँ पर ग्रीन ब्लैक रेड। मैम ग्रीन ब्लैक और रेड में। वो तो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज नहीं, बस उसका बताना है। तो सिंपल सा है, नीले वाले कोण के बगल में। ठीक है, ये जो आपका नीला कोण है इसके बगल में जो कोण बन रहा है ये है आपका एफ जी ई कोण। तो आपने एक पहले इसको निकाल, मतलब इस कोण को भी निकालना है, इस कोण को भी निकालना है, और तीसरा कोण जो आपको पूछा गया है उसका नाम है जी ई एफ। बताइए जी ई एफ कोण का नाम है, किस किस को जोड़ के बन रहा होगा। रेड ग्रीन रेड। रेड और ग्रीन तो ये है, ये जीईएफ नहीं है। जो कोण होगा वो ई बिंदु पे बन रहा होगा, जीईएफ। ब्लैक और ग्रीन वाली रेखा के बीच ठीक में। है, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो है कोण आपका बन रहा है ये है आपका जीईएफ। तो आपने पहले इसको निकालना है, इस वाले कोण को, फिर इस वाले कोण को भी निकालना है, और इस वाले कोण को भी निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले निकालते हैं कोण जीईएफ को, क्योंकि उसको निकालना थोड़ा सा आसान है। देखिए जरा, कोण जीईएफ, जो आपका जीईएफ है वो लाल रंग का जो कोण है वो, उसमें आपको उसके इर्द गिर्द के कोणों की वैल्यू दी है। पीला वाला कोण 126 डिग्री का, नीला वाला कोण 90 डिग्री का। तो बताइए आप इस वाले कोण की वैल्यू कैसे निकालोगे, सोचो और बताओ। हिंट मैंने आपको दे दिया है, सोचिए और बताइए। मैम 126 माइनस करके। माइनस कर दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहां से यहां तक जो ये कोण बन रहा है ये दो कोणों से मिलके बन रहा है। जो आपका पीला वाला कोण है, अगर मैं उसका नाम लिखूं, चलिए नाम के उससे करते हैं। जो कोण था आपका जीईडी नाम का, जो कि बड़ा वाला कोण है, पीला वाला कोण है, यहां से यहां तक वाला कोण है, ये कोण दो कोणों से मिलकर के बन रहा है। पहले सवाल में जो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन था उसमें भी हमने देखा कि कैसे एक बड़ा कोण जो छोटे छोटे कोणों से मिलकर बनता है, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाया कि पीला वाला कोण जो बन रहा था वो बन रहा था एक तो कोण जीईएफ। ठीक है, जीईएफ मतलब कि इस वाले कोण से, और दूसरा एफ ई डी कोण से। इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है वो जीई डी बनेगा। इस कोण को, सॉरी, इसको
और इसको जब आपने इसमें और इसमें जोड़ा तो आपका यहां से लेकर के यहां तक का कोण बना जिसका नाम है जीईडी। तो बड़ा कोण अगर आपके पास इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये जो है वो 126 डिग्री का है जीईडी। जीईएफ की वैल्यू हमने निकालनी है और एफईडी हमें पता है कि 90 डिग्री का है, क्योंकि हमें कहा था कि ये रेखा जो है वो लंबवत रेखा है, लंबवत रेखा है तो 90 डिग्री का कोण तो बनाएगी। तो इसलिए यहां से इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। जीईएफ की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 126 में से 90 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 6 का 6 और 12 में से 9 गए तो 3। ठीक है, तो 36 डिग्री हमारी किसकी वैल्यू आ चुकी है? जो छोटा सा कोण यहाँ पे आपको लाल रंग का दिख रहा है, इस कोण की वैल्यू आ चुकी है 36 डिग्री की। ठीक है, इक्वल टू 36 डिग्री। चलो, तो पहला कोण हमने अपना निकाल लिया। जो हमारा ये लाल रंग का कोण था ये हमारे पास आ चुका है 36 डिग्री का। अभी इसकी हमें जरूरत नहीं तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इस कोण की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो पहला कोण निकल चुका है। अब दूसरा कोण आपके पास ये वाला है। मुझे बताइए आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो कोण है जी सॉरी हाँ जी ए नहीं ए जी ई, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सोचिए और बताइए। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। बिल्कुल ठीक। किसके अल्टरनेट इंटीरियर है ये? जीईडी के। जीईडी के, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो तो बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा कि ये जो आपका कोण यहाँ बन रहा है जिसका नाम है एजीई, वो अल्टरनेट इंटीरियर या फिर अंतः एकांतर है किसके? तो इस वाले कोण के। ठीक है, जो यहाँ पर कोण बन रहा था जिसका नाम जीईडी है, उसके अंतः एकांतर ये वाला कोण है। आप कहेंगे कि हमें तो ऐसा देखने में नहीं लग रहा। आपको ऐसा देखने में इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि ये जो बीच की रेखा है, ये जो एफ की रेखा है, इसने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। अगर हम इस एफ रेखा को यहाँ से इग्नोर करें, इसको देखें ही ना, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये सच में कैसे कोण थे, ये सच में एकांतर कोण थे। ठीक है, अभी किसी को इसमें डाउट है या किसी को अभी भी डाउट है कि क्यों मैंने इसको एकांतर कोण कहा? क्या अभी आपको नजर आ रहा है कि सच में दोनों एकांतर है? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए यहीं पर। कि हमें जो है वो कंफ्यूज कर रही थी ये वाली लाइन जो यहाँ से यहाँ को आ रही थी। अगर ये लाइन को हम हटा दें, इसको गायब कर दें, तो हम देख पा रहे हैं कि सचमुच में ये वाला कोण जो है वो इसके अंतः एकांतर है। तो अगर ये वाला कोण 126 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 126 डिग्री का। ठीक है, दोनों कोण 126 के हो जाएंगे। तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है। एजीई जो है वो जीईडी के क्या था? जीईडी के अंतः एकांतर था, तो इसलिए ये भी आ जाएगा 126 डिग्री का। जिसको ये क्लियर है वो वाई टाइप करें, जिसको डाउट है वो पूछ लें। ठीक है, एजीई क्योंकि ये कैसे कोण है? अंतः एकांतर कोण। यहां पर आ गया कोण एजीई इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब अगर आपको एजीई की वैल्यू पता लग गई है तो हरे वाले कोण की वैल्यू क्या होगी वो भी बता दीजिए। 54 डिग्री। 54। ठीक है, क्या हमने किया इसमें? हमने देखा कि ये दोनों कोण मिलकर के बना रहे हैं रैखिक युग्म। जो कोण है एजीई, उसने जो है वो कोण EGF के साथ रैखिक युग्म बनाया, तो इट मींस दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। उसमें से अगर एक कोण 126 है तो उसको 180 में से घटा दो, घटा करके वो 54 डिग्री का खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने अपना आंसर पूरा खत्म कर लिया है। लिख लेते हैं इसके आंसर सभी। जो आपका कोण था एजीई, क्योंकि वो जीईडी के शीर्षाभिमुख था तो इसलिए 126 डिग्री का आ गया। जो आपका कोण था जीईएफ, मतलब ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण और इस वाले कोण को माइनस करके आया। बड़े वाले कोण में से जब एक छोटे वाले कोण को माइनस कर दिया तो दूसरा छोटा वाला कोण हमें मिल जाता है, जो कि आ गया था 36 डिग्री का। और बात करें एफ जीई, मतलब कि इस वाले कोण की, तो इस वाले कोण ने इसके साथ बना लिया रैखिक युग्म। ये 126 का है तो इसको 180 में से घटाओ तो आ गया 54। तो इट मींस ये 54 डिग्री का आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। अब आज की क्लास को बच्चे यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।